हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कमिटेड क्लास ऑनलाइन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है दी लिविंग वर्ल्ड। अगर हम बात करते हैं दी लिविंग वर्ल्ड की, सो दी लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो दी लिविंग वर्ल्ड काफी अच्छा खासा चैप्टर है, मतलब काफी इजी चैप्टर रहेगा और यहाँ से आपके नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी काफी अच्छी खासी होती है। सो आप यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं चैप्टर से, सो आप यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन की आप होप रख सकते हैं कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने मिल जाए। दी लिविंग वर्ल्ड देखिए, जैसे ही आप एनसीईआरटी खोलेंगे क्लास 11 की, सबसे पहले आपको दर्शन होंगे एक साइंटिस्ट के जिनका नाम क्या है, अर्नेस्ट मेयर। सो अर्नेस्ट मेयर के बारे में क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको याद रखने हैं फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, ही ऑल्सो पॉइंटेड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीशीज। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, आपका जो आज के समय में जो आपकी बायोलॉजिकल स्पीशीज है, ठीक है, उसकी क्या दी थी, डेफिनेशन दी थी। और ये डेफिनेशन किसके ऊपर थी, यह डेफिनेशन आपकी किसके बेस पर थी, ये डेफिनेशन थी आपकी रिप्रोडक्शन के बेसिस पर। रिप्रोडक्शन के बेसिस पर आपकी डेफिनेशन थी। अगर हम बात करते हैं अर्नेस्ट मेयर साहब की, सो इनके बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे ट्रिपल क्राउन क्यों कह रहे हैं कि इन्हें देखिए 3 प्राइज मिले थे। पहली प्राइज कौन सी थी, वेल्सन प्राइज, जो कि 1983 में मिली थी। सेकंड प्राइज आपकी इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 1994 में। और आपका जो है एक इसने प्राइज मिला था जिसको क्या कहा जाता है, क्रेफोर्ड प्राइज कहा जाता है, जो कि 19 जो कि आपको 1999 में मिला था। सो ये तीनों के बारे में आप याद रखेंगे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पर कि आपको ऑप्शन दे देंगे 3-4 और पूछ जाएगा कि किन्हें आपका ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। फिर इसके बाद हम आते हैं प्योरली अब चैप्टर की तरफ। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बारे में। सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता क्या है, इस चीज को समझिए। देखिए, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल और केवल किसके पास प्रेजेंट हो, लिविंग ऑर्गेन्स के पास ही प्रेजेंट हो, ओनली इन लिविंग ऑर्गेन्स। और इस प्रॉपर्टी में कोई एक्सेप्शन ना देखने मिले, मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन। इस चीज को अभी समझेंगे, विदाउट एनी एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं ग्रोथ के बारे में। सो हम लोग यहाँ पे ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। सो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ग्रोथ बताइए क्या है, क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या फिर ग्रोथ आपकी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सो आप में से बहुत से लोग जिन्होंने एनसीईआरटी को सही से पढ़ रखा होगा, समझ रखा होगा, वे बता देंगे कि सर नॉन ग्रोथ है। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों को क्या हो, कंफ्यूजन हो कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में। सो आप में से बहुत से लोग क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग। सो इसका आंसर है आपका नॉन डिफाइनिंग। अब नॉन डिफाइनिंग क्यों है, उस चीज को समझते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको डिफाइनिंग में कुछ बातें बताई थी। किसी प्रॉपर्टी को हम डिफाइनिंग कब कहेंगे, जब वो केवल और केवल लिविंग के पास प्रेजेंट हो। सो ग्रोथ क्या केवल लिविंग के पास प्रेजेंट होती है, ऐसा नहीं है, नॉन लिविंग के पास भी प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, वुड। मान लेते हैं आपके पास कोई क्या है, कोई वुड की पीस है और आपने उसे क्या करा, उसे आपने पानी में भिगो के रख दिया। ठीक है, अब आपने पानी में डाल दिया उसे काफी लंबे समय के लिए। सो जब आप उसे निकालेंगे, आप क्या देखेंगे कि वो स्वेल हो चुकी होगी, ठीक है, वो थोड़ा बहुत वुड फूल चुका होगा। सो मतलब ग्रोथ तो उसमें भी हुआ है, ठीक है, ग्रोथ उसमें भी हुआ है। सो हम ग्रोथ को कैसी प्रॉपर्टी मान रहे हैं, नॉन डिफाइनिंग मान रहे हैं। क्योंकि नॉन डिफाइनिंग क्यों माना जा रहा है, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी देखने मिल जाएगी। जैसे आपको माउंटेन्स वगैरह में भी आपको ये देखने मिलेगी। सो इसलिए ये क्या होगी आपकी नॉन डिफाइनिंग। और आपको यहाँ पे एक्सेप्शन तो मिल ही गए हैं। लेकिन आप कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि लिविंग में जो ग्रोथ होगी कैसी होगी, इंटरनल इंटरनल ग्रोथ होगी। और जो आपकी नॉन लिविंग में होगी वह कैसी ग्रोथ रहेगी, एक्सटर्नल ग्रोथ रहेगी। एक्सटर्नल ग्रोथ रहेगी। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपके पास कोई आयरन की रोड है, ठीक है, आपके पास क्या है, कोई आयरन की रोड है। और आयरन की रोड को अगर आप एक ओपन एनवायरनमेंट पर रखते हैं कुछ मंथ्स के लिए, सो आप क्या देखेंगे, उसके ऊपर क्या होगा, जंग वगैरह लगा होगा। सो ग्रोथ तो उसमें भी हुई है, पर कैसी ग्रोथ है, एक्सटर्नल ग्रोथ है। सो आप इस चीज को ध्यान में रखिए। इसके बाद सेकंड है, यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, सेकंड हमें पढ़ना होता है रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, सो रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो ये भी आपकी कैसी प्रॉपर्टी है, ये भी आपकी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सो देखिए, बहुत सारे यहाँ पर आपको एक्सेप्शन मिल जाएंगे, जैसे म्यूल, जैसे हिनी, म्यूल और हिनी।
अगर हम बात करते हैं म्यूल और हिनी की, सो ये क्या करते हैं, सो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे हैं, स्टेराइल है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। सो ये क्या होगी आपका, देखिए रिप्रोडक्शन मिल तो लिविंग ऑर्गेन्स में रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया आपको, एक्सेप्शंस मिल गए हैं। ठीक है, क्या मिल गए हैं आपको यहाँ पर, एक्सेप्शंस मिल गए हैं। अब आपको यहाँ पर एक्सेप्शंस मिल गए हैं, सो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपको आपकी कैसी हो गई है, ये आपकी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई है। और भी इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे स्टेराइल कपल, और आप यहाँ पे बता सकते हैं बर्कर बी भी आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, एग्जाम्पल बन जाएगा। बहुत से लोगों को म्यूल और हिनी में कंफ्यूजन होता है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको म्यूल और हिनी में थोड़ा बहुत डिफरेंस बता देता हूँ। तो देखिए म्यूल जो होता है ये आपको देखने में किसकी तरह लगता है, डंकी की तरह लगता है, और म्यूल ज्यादातर लोगों ने देखा होता है। और हिनी जो है किसकी तरह दिखती है, ये हॉर्स की तरह दिखती है। सो ये जो म्यूल होता है ये किस किस के रिप्रोडक्शन से होता है, यह होता है आपका डंकी एंड हॉर्स के रिप्रोडक्शन से क्या होगा, म्यूल होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन में मेल पार्टनर कौन रहेगा, डंकी, और हॉर्स क्या होगी, फीमेल पार्टनर, तब क्या होगा, म्यूल होगा। वहीं हिनी के केस में क्या हो जाएगा, डंकी जो है यहाँ पर फीमेल पार्टनर रहेगी, फीमेल पार्टनर, और वहीं हॉर्स क्या रहेगा, मेल पार्टनर। हॉर्स कौन सा पार्टनर, मेल पार्टनर। और इन दोनों ने जब आपस में क्या करा, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करा या फिर रिप्रोड्यूस, अगर आपस में ये क्या करते हैं, किसी भी तरह का सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनाते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, हिनी या म्यूल हो सकता है। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि मेल पार्टनर कौन सा है और फीमेल पार्टनर कौन सा है। फिर इसके बाद थर्ड आपको समझना है मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम टोटल केमिकल रिएक्शन, सम टोटल केमिकल रिएक्शन occur inside the body, is known as metabolism. सो मेटाबॉलिज्म का सिंपल सीधा मतलब यह होता है कि जो भी आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन सारी केमिकल रिएक्शंस को ही क्या कहा जा रहा है, मेटाबॉलिज्म कहा जा रहा है। और देखिए मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं, सो मेटाबॉलिज्म में कैसी कैसी केमिकल रिएक्शंस आ सकती हैं, उस चीज के बारे में समझते हैं। सो देखिए मेटाबॉलिज्म के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की। सो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये एक कैसी प्रोसेस है, ये आपकी एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, हम डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है तो इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपने देखा होगा जो लोग जिम वगैरह जाते हैं प्रोटीन लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोटीन का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, और प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर किसमें चेंज हो जाता है, अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाता है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन एक तरीके से कैसे प्रोसेस हो गई है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गई है। ठीक है, और आप शब्द अगर आप पढ़ेंगे तो कैटाबॉलिज्म, अगर मैं इसमें कैटा देखूं ना, कुछ कांटा जैसी प्रोनाउंसिएशन करता है, मतलब कुछ साउंड आ रही है कांटा जैसी, सो कांटा जैसी कुछ साउंड आ रही है इससे, तो आप इस तरीके से इसे रिलेट कर सकते हैं कि भाई ये क्या है, एक तरह की डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, और इसमें मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है। वही एनाबॉलिज्म क्या होता है, एक तरह की कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। सो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है, ये सभी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो मान लीजिए वाटर है, CO2 है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता ही होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, वाटर वगैरह ही बनता है, और आपका ATP वगैरह भी यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं H2O और CO2 का क्या करा गया है, यहाँ पर इन दोनों का यूज करा गया है और आपको क्या बनाया गया, ग्लूकोज बनाया गया। सो ये कैसे प्रोसेस हो गई, एक तरह की कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गई है। ठीक है, सो ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये क्या है, आप कह सकते हैं दैट द मेटाबॉलिक प्रोसेस इज द सम ऑफ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस। मतलब ओवरऑल आप ये समझिए कि ये दोनों क्या है, एक तरीके से मेटाबॉलिज्म के ही पार्ट है। सो अब बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये कैसे प्रॉपर्टी है, ये आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो क्यों है,
क्योंकि ये केवल और केवल किसके पास मिलेगी, केवल और केवल आपको ये लिविंग ऑर्गेन्स के पास ही आपको देखने मिलेगी। सो ये कैसे प्रॉपर्टी है आपकी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। फिर इसके बाद फोर्थ आपको पढ़ना होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, सो कॉन्शियसनेस का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, देखिए सिंपल सा मीनिंग होता है इसका अवेयरनेस। अवेयरनेस, सो अगर हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, सो देखिए अवेयर कौन होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होगा। सो ये कैसे प्रॉपर्टी होगी आपकी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और ये किसमें देखने मिलेगी, केवल और केवल आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने मिलेगी। फिर इसके बाद हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। सो सेल्फ कॉन्शियसनेस भी आपकी कैसी प्रॉपर्टी है, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्या होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस किसके पास देखने मिलेगी, केवल और केवल ह्यूमंस के पास आपको देखने मिलेगी, क्योंकि ह्यूमंस क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जनरल एक कहानी लेकर समझते हैं। मान लीजिए आप किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हैं, सो आप कैसे जाते हैं, अच्छे से तैयार होकर जाते हैं ना, एकदम बिल्कुल नए नए कपड़े पहन कर, ठीक है। सो ये क्या है, एक तरह की आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस एक्टिविटी है, ठीक है। मतलब आप अपने बारे में क्या है, अवेयर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी जाड़ों का समय चल रहा है, सर्दियों का समय चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, अच्छे से जैकेट वगैरह पहन के बाहर निकलेंगे, अपने आप का बचाव करेंगे। क्या ये सारी चीजें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, तो इसका जवाब है नहीं। ये सारी प्रॉपर्टीज कौन परफॉर्म करता है, ये सारी प्रॉपर्टीज परफॉर्म करता है आपका ह्यूमन बींग्स। क्या आपने डॉग्स को देखा कि डॉग्स निकल रहे हैं, ऐसे नहीं निकलते। हाँ, अगर आप पहना देते हैं उन्हें तो वो बात दूसरी है, नहीं तो जनरली नहीं होता। सो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको किसमें देखने मिलेगी, ह्यूमन में देखने मिलेगी, और ये है क्या है आपकी एक तरह की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इस बारे में आपको ध्यान रखिए। सो आपको यहाँ पे केवल ये चीजों को समझना होता है। फिर इसके बाद देखते हैं, ओके अब देखिए यहाँ पर आपकी यहाँ पर आपको समझना है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। सो पहले डेफिनेशन देखने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं, वर्ड्स को ब्रेक करते हैं। सो यहाँ पर ये जो शब्द आ रहा है बायो, बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, सो ब्लू ले। सो बायो का मतलब क्या हो गया, बायो का मतलब हो गया आपका लाइफ, या फिर आप क्या कह सकते हैं लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो हमने क्या करा, इस वर्ड को ब्रेक करके देख लिया, और आप अगर आप हिसाब से में रीड करेंगे, एक साथ रीड करेंगे, तो आप क्या पढ़ेंगे इसे, बायोडाइवर्सिटी। अब चलिए हम यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं एनसीईआरटी की। सो डेफिनेशन क्या है आपकी, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। सो द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। और अभी आपने क्या देखा, यही वाली बात है, सिर्फ हमने क्या करा, यहाँ पे वर्ड्स को ब्रेक कर लिया, जिसके कारण हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो गई। सो जितने भी आपकी लिविंग डाइवर्सिटीज, या अगर आप कह सकते हैं लिविंग वैरायटी प्रेजेंट है अर्थ पे, वही क्या है आपकी बायोडाइवर्सिटी। फिर इसके बाद आपको एक लाइन यहाँ पे दे रखी है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसके बारे में, that the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। मतलब यहाँ पे कितने नंबर्स की बात हो रही है, 17 to 18 लाख। सो ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सो आप इस नंबर को क्या करेंगे, याद रखेंगे। फिर इसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है ग्रुपिंग करना। क्या होता है, ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। सो ये होता है आपका क्लासिफिकेशन। तो चलिए एनसीईआरटी को देखते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है आपकी। एनसीईआरटी कहती है क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। मतलब जो आपके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, उसे ही क्या कहते हैं आपका, उसे ही कहते हैं आपका क्लासिफिकेशन।
फिर इसके बाद है आपका टैक्सोनॉमी। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं, अभी तक हम क्लासिफिकेशन के बारे में समझ चुके हैं, भाई ग्रुपिंग वगैरह करने को हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। अब देखिए, क्लासिफिकेशन अपनी मन मर्जी से तो कर नहीं सकते, यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह होंगे। सो टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट डील विद द प्रिंसिपल दैट डील विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। सो ये होता है आपका टैक्सोनॉमी। सो देखिए, अब आपको क्या याद रखना है, टैक्सोनॉमी का मतलब तो आप समझ गए हैं क्या है। एक आप बता सकते हैं, इट्स अ ब्रांच ऑफ अ साइंस, ये आपका क्या है, ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट डील विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, प्रिंसिपल और प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। मतलब कुछ प्रिंसिपल्स बना रखे हैं, कुछ प्रोसीजर बना रखे हैं, उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, आपका क्लासिफिकेशन करेंगे। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट। सो देखिए, मान लीजिए सबसे पहले अगर आपको किसी चीज को, मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिससे कि आपने क्या करा है, सर्च करा है, तो सबसे पहला क्या स्टेप होगा, सबसे पहला वो क्या करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन। सेकंड, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे। सो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन। थर्ड, आपको जब आप इसे कैरेक्टर्स को देख लेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आफ्टर क्लासिफिकेशन आप लोग क्या कर देंगे, इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर। सो ये स्टेप होते हैं आपके टैक्सोनॉमी के। सो टैक्सोनॉमी के ये सारे स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, और ये आपको यहाँ पर इस सीरीज से ही याद करने पड़ेंगे। हो सकता है आपसे इस सीरीज में ही पूछ ले, ठीक है, तो आपको ये पूरी सीरीज में याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, स्पेशली आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा, कंफ्यूजन होगा आपको कैरेक्टराइजेशन और क्लासिफिकेशन में। सो आप तो सोच सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले आप कैरेक्टर देखेंगे तो भी तो आप क्लासिफाई करेंगे, और आप यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, कार्लस लिनस को। किसको कहा जाता है, कार्लस लिनस को कहा जाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, सिस्टमैटिक्स के बारे में। सो सिस्टमैटिक्स देखिए क्या है, सिस्टमैटिक्स सिंपल सा इस तरीके से याद रखिए, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। सो सिस्टमैटिक्स में देखिए, अगर हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स से कंपोनेंट की, तो आपने यहाँ पर टैक्सोनॉमी आ गया प्लस फाइलोजेनी आ गया, और अगर आपसे यहाँ पे कंपोनेंट पूछा जाता है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि सिस्टमैटिक्स के कितने कंपोनेंट रहेंगे। सो सिस्टमैटिक्स के रहेंगे आपके कितने कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट आपके रहेंगे। अब ये कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। सेकंड कंपोनेंट है आपका कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन। आफ्टर कैरेक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। आफ्टर क्लासिफिकेशन क्या आ जाएगा, नोमेनक्लेचर। क्या आ जाएगा, नोमेनक्लेचर। और आफ्टर नोमेनक्लेचर क्या आ जाएगा आपका, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, या फिर आप सीधा कह सकते हैं फाइलोजेन। सो ये क्या हो गए, यहाँ पर 5 कंपोनेंट हो गए हैं, और जिसमें कि 4 कंपोनेंट आपके कहाँ से आ गए, टैक्सोनॉमी से आ गए। और यहाँ पर भी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसा कहा जाता है, कार्लस लिनस को कहा जाता है। सो आप इस बात को ध्यान रखिए। फिर इसके बाद देखिए हम लोग क्या इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उस चीज को देखते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर हमें नोमेनक्लेचर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। सो अब देखते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। सो नोमेनक्लेचर अभी स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बारे में। और यहाँ पे ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग को करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो है आपका वो नहीं रहेगा। ठीक है, स्पेलिंग क्या रहेगी, करेक्ट करके लिख देते हैं, कार्लस लिनस। देखिए, नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो नोमेनक्लेचर का सिंपल सा मतलब होता है आपका किसी भी चीज को नेमिंग करना, मतलब नामकरण करने को ही क्या कहा जाता है, नोमेनक्लेचर कहा जाता है। सो 2 तरह के नेम्स होते हैं, एक होता है वर्नाकुलर नेम,
वर्नाकुलर नेम। वर्नाकुलर नेम का मतलब क्या होता है? वर्नाकुलर नेम का मतलब होता है लोकल नेम, लोकल नेम। और वहीं एक होता है आपका साइंटिफिक नेम, या फिर आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम। और ये नेम कैसे होते हैं आपके? यूनिवर्सल होते हैं, मतलब ये हर जगह सेम है, ये वेरी नहीं करते लाइक लोकल नेम्स। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर से, तो यहाँ पे नीट 2016 फेज सेकंड में एक क्वेश्चन बना था। अब क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन को देखते हैं। सो एग्जामिनर ने क्या करा था कि आपको ये सारे पॉइंट्स आपको दे दिए थे एनसीईआरटी से एज इट इज, जो आपके सामने लिखे हैं। और एग्जामिनर ने क्या करा था, जैसे मान लीजिए आपका पहला पॉइंट है, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है। सो एग्जामिनर ने क्या करा, ये वाला पॉइंट आपका थोड़ा सा नीचे पहुंचा दिया, मतलब फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन चेंज करके कहाँ पहुंचा दिया, थर्ड पॉइंट पर पहुंचा दिया, और आपसे कहा गया कि भाई इसको आप क्या करें, प्रॉपरली एक ऑर्डर में अरेंज करें। सो इस तरह का क्वेश्चन आपका फ्रेम कर दिया गया था नीट 2016। सो इसलिए आपको ये सारे पॉइंट्स एकदम ऑर्डर में याद होना भी जरूरी है। तो चलिए पहले हम इन सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे एक ट्रिक जिसके थ्रू हम लोग क्या कर लेंगे, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग ऑर्डर में याद कर लेंगे। सो पहला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, सो इस चीज को देखिए। Biological name are generally written in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from the Latin irrespective of their origin. Second point कह रहा है, the first word in biological name represent genus, while the second component denoted the specific epithet. Third point आपसे कहा जा रहा है, both the word in biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. Fourth point आपसे कह रहा है, the first word denoting genus genus start with capital letter while specific epithet start with small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. So देखिए यहाँ पर आपका थर्ड और फोर्थ, आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 को आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं इस वाले एग्जांपल के थ्रू। सो जैसा आपका पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, इसको हम एक बार रीड करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। तो हमारे सामने ये क्या है, एक बायोलॉजिकल नेम है। सो ये पहला वर्ड जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। इसका मतलब ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये सेकंड वाला पॉइंट नहीं, ये जो सेकंड वर्ड है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्पेसिफिक एपिथेट को, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, ये जो आपका जीनस का पहला वर्ड है कैसे लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं कि कैसे लिखा है, कैपिटल में लिखा है। वहीं स्पेसिफिक एपिथेट का पहला वर्ड कैसे लिखा गया है, स्मॉल में लिखा गया है। सो आपको यहाँ पर सेकंड और फोर्थ पॉइंट अब क्लियर होगा। अब देखिए, अब इन सारे पॉइंट्स को याद करने के लिए हम एक ट्रिक बना लेते हैं। सारे तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 पॉइंट जो है इन्हें आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, ट्रिक को देखते हैं। ओके, सो ट्रिक आपको क्या ध्यान रखनी है, LG U इज इंडियन, U इज इंडियन। सो अगर आप ये एक लाइन याद रख लेंगे, सो आपको क्या होगा, तीनों पॉइंट्स याद हो जाएंगे। अब देखिए मैं इस लाइन को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, LGU इज इंडियन। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो मेरे पास कुछ वर्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए एल से यहाँ पर किस चीज को इंडिकेट करा जा रहा है, लैटिन को इंडिकेट करा जा रहा है, और आई से किस चीज को करा जा रहा है, इटैलिक्स को इंडिकेट करा जा रहा है। जी से यहाँ पर जीनस को इंडिकेट करा जा रहा है, एस से यहाँ पे किसको, स्पेसिफिक एपिथेट को इंडिकेट करा जा रहा है। स्पेसिफिक एपिथेट को क्या करा जा रहा है, इंडिकेट करा जा रहा है। यू से यहाँ पर किसको इंडिकेट करा जा रहा है, अंडरलाइन को इंडिकेट करा जा रहा है, और आई से किस चीज को इंडिकेट करा जा रहा है, अगेन आई से हमने क्या देखा था, इटैलिक्स। तो यहाँ पर भी किसे इंडिकेट करा जा रहा है, इटैलिक्स को ही इंडिकेट करा जा रहा है। अब देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरीके से लाइन आ चुकी है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली लाइन को देखते हैं। सो इसमें क्या आ रहा है आपका, लैटिन और इटैलिक्स। तो चलिए हम अपने पहले पॉइंट पर चलते हैं। पहला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, पहला पॉइंट आपसे कह रहा है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली रिटन इन लैटिन
एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो आप पहले पॉइंट को इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ जी एंड एस। जी की चीज को इंडिकेट कर रहा है जीनस को, और एस की चीज को इंडिकेट कर रहा है स्पेसिफिक एपिथेट को। सो आप देखिए पहले ये क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस while second component denoting the specific epithet। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर है यू और आई। सो हम जानते हैं यू से क्या हो जाएगा अंडरलाइन, और आई से क्या हो जाएगा इटैलिक्स हो जाएगा। सो चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। बोथ द वर्ड्स आर ओके इन अ बायोलॉजिकल नेम when hand written are separately underlined and printed in italics to indicate their origin। और फोर्थ पॉइंट मैं आपको प्रॉपर्ली अभी पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे कोई साइंटिफिक नेम है, तो यहाँ पर क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। ये पहला कंपोनेंट जीनस को इंडिकेट करेगा और इस सेकंड कंपोनेंट आपका स्पेसिफिक एपिथेट को इंडिकेट करेगा। और इसमें जो है ये कौन सा वाला पॉइंट है, ये जो अभी मैंने आपको बताया सेकंड पॉइंट है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो जीनस में पहला वर्ड होगा कैपिटल होगा, और वहीं स्पेसिफिक एपिथेट में जो पहला वर्ड होगा कैसा होगा, स्मॉल होगा। सो आप ये पॉइंट्स को ध्यान रखिए। और यहाँ पर देखिए ये पूरा एनसीईआरटी का पेज मैंने आपके साथ शेयर करा है, और यहाँ पे बता रखा है ये कब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पर ये पूरा ट्रिक वगैरह है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर क्या याद रखना है इसके बाद, ये अगर आपके ये चारों पॉइंट्स क्लियर हैं, तो इसके बाद आपको एक लाइन और याद रखनी है जो कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी मार्क कर रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, डेट द नेम ऑफ द ऑथर अपीयर फर्स्ट स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रिविएशन फॉर्म लाइक मैंगीफेरा इंडिका लिन। सो जैसे यहाँ पर आपको ये नेम दे दिया है, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखेंगे, सो मैंगो का नेम दे रखा है आपको क्या, मैंगीफेरा इंडिका, और इसके आगे आप देखेंगे सो LINN लिखा है। सो यहाँ पे ये जो LINN है, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये है आपका इंडिकेट कर रहा है किसको, ऑथर को जिसने क्या करा है, जिसने इसका नोमेनक्लेचर करा है। सो देखिए मैंगीफेरा इंडिका है, ठीक है। इसमें ये जो इंडिका शब्द है ये कहाँ से है, ये शब्द आया आपका इंडिया से। सो आप जानते हैं कि इंडिया पे ब्रिटिश लोगों ने भी क्या करा है, रूल करा है। सो जब ब्रिटिश लोगों ने रूल करा था तो एक काफी बड़ा ऑफिसर हुआ करता था इंडिया में ही, और उसके फ्रेंड कौन थे, कार्लस लिनस। सो वो इंडिया से एक्चुअली कुछ ना कुछ भेजता रहता था, तो उन्होंने मैंगो भी किसने भेजा था, उस ऑफिसर ने मैंगो भेजा था कार्लस लिनस को। और कार्लस लिनस ने क्या करा था, उसको डिस्क्राइब करा था और नेमिंग करी थी, और नेमिंग करके और क्या नेमिंग करी, मैंगीफेरा इंडिका। सो ये इंडिका शब्द है, ये इंडिया को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब इंडिया के लिए ही इंडिकेशन देता है। और ये लिन जो है यहाँ पे किसके लिए बात करी जा रही है, यहाँ पर बात करी जा रही है कार्लस लिनस के लिए। सो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यह आपका रिप्रेजेंट करता है ये किसके बारे में, ऑथर के बारे में। ओके, अब देखिए हमने क्या क्या देख लिया अभी तक। हम ये समझ चुके हैं टैक्सोनॉमी के बारे में, हम समझ चुके हैं सिस्टमैटिक्स के बारे में, हम समझ चुके हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। और हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई टैक्सोनॉमी में क्या देखा था, कुछ प्रिंसिपल थे, कुछ प्रोसीजर्स थे, ये सब हमने टैक्सोनॉमी में देखा। अब देखिए, अब मान लीजिए कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है, या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो क्या करेंगी, नेम करेंगी, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कोई प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है। सो प्लांट्स को नेमिंग वगैरह करने के लिए क्या है आपकी एक बॉडी बना रखी है, अब आप कह सकते हैं कि क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो क्या करेगी, प्लांट्स की नेमिंग वगैरह करेगी और उन्हें क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी। सो आप इसमें ध्यान रखेंगे पहला ICBN का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अगर हम इसकी एकदम करेक्ट फुल फॉर्म की बात करते हैं, सो करेक्ट फुल फॉर्म यहाँ पे क्या बन जाएगी, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या बनेगी यहाँ पर, ये करेक्ट वाली है। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सॉरी नोट करेक्ट वाली में क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। बट एनसीईआरटी वाली में क्या दे रखा है, एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है आपको, 4 दे रखा है, और करेक्ट वाले में क्या रहेगा आपका, ऑफ रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, और प्रीवियस ईयर में भी आपको कौन सा ऑप्शन दे रखा था, आपको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर दे रखा था, और वहां पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बना था इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। सो करेक्ट वाला क्या है, ऑफ वाला है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ पर एनसीईआरटी ने 4 दे रखा है। सो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, मान लीजिए बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपका
और आपको ऑफ भी दिख रहा है और 4 भी दिख रहा है, तो उस केस में आपको किसके साथ जाना चाहिए? उस केस में आपको एनसीईआरटी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है? 4 लिख रहा है, बट करेक्ट क्या है? आपका ऑफ है। और एग्जामिनर जब आपका पेपर सेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम यही है कि वे आपको करेक्ट वाला देंगे, ये 4 वाला आपको ऑप्शन देखना वहां नहीं मिलेगा। सो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, सो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? आपके प्लांट्स वगैरह का क्या करेगी? नोमेनक्लेचर करेगी। ठीक उसी प्रकार एनिमल्स वगैरह का नोमेनक्लेचर करने के लिए कौन है आपको? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों के बारे में याद रखेंगे कि ICBN किस चीज को इंडिकेट कर रहा है और ICZN किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हो सकता है आने वाले ईयर्स में भी आपको क्वेश्चन देखने मिल जाए। फिर इसके बाद है आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे कितनी कैटेगरीज होती हैं? यहाँ पर आपको 7 कैटेगरीज पढ़नी है। सो देखिए, आपको बहुत सी बार कंफ्यूजन होगा कि टैक्सोन क्या होता है, टैक्सा क्या होता है। सो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपकी 7 कैटेगरी, 7 टैक्सोन या 7 टैक्सोन एक ही चीज है, ठीक है, कंफ्यूज होना नहीं है। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पर ये 7 कैटेगरी कौन कौन सी है, या फिर 7 टैक्सा कौन कौन से हैं, या 7 टैक्सोन कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा क्या है? किंगडम। किंगडम से स्मॉल कौन होगा? फाइलम और डिवीजन। दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझते हैं। फाइलम हम लोग किसके लिए बोलते हैं? फाइलम बोला जाता है एनिमल के लिए। और आपका डिवीजन किसके लिए बोला जाता है? डिवीजन बोला जाता है प्लांट के लिए। और इससे भी स्मॉल कौन होगा? क्लास। क्लास से भी स्मॉल कौन हो जाएगा? ऑर्डर। ऑर्डर से भी स्मॉल कौन होगा? फैमिली। और फैमिली से स्मॉल हो जाएगा आपका जीनस। और जीनस से भी स्मॉल क्या हो जाएगा? आपका स्पीशीज। सो देखिए, एक क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया है आपके प्रीवियस सीरीज में कि भैया बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दैट द बेसिक यूनिट, या फिर आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन है आपका? यहाँ पर स्पीशीज है, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है? आपकी स्पीशीज है। और वहीं आपकी हाईएस्ट यूनिट क्या है? आपकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पर हाईएस्ट यूनिट हो जाएगी आपकी किंगडम। और आप इन्हें काउंट कर लीजिए, ये क्या है? 7 है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? अगर आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ चलें, ठीक है, किंगडम से स्पीशीज की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? कॉमन कैरेक्टर क्या होगा? यहाँ पर इंक्रीज होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर हम चलते हैं स्पीशीज से किधर की तरफ? किंगडम की तरफ को, तो यहाँ पर क्या होगा? जर्नल कैरेक्टर क्या होगा? यहाँ पर इंक्रीज होगा। जनरल कैरेक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और देखिए, इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। सो आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं। जैसे मैं किस तरीके से करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैंने किस तरीके से करी थी। जैसे KPC ऑफ जीनियस स्टूडेंट, जीनियस स्टूडेंट, के से क्या हो जाएगा? किंगडम। पी से हो जाएगा फाइलम। सी से हो जाएगा क्लास। ओ से हो जाएगा ऑर्डर। एफ से हो जाएगा फैमिली। जीनस से क्या आएगा? जीनियस से क्या आ जाएगा? जीनस। और आपका स्टूडेंट से क्या आ जाएगा? स्पीशीज। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो इसकी और भी ट्रिक है। जैसे कीप पोट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गोट सिक। सो कीप से क्या हो जाएगा? किंगडम। पोट से क्या हो जाएगा? फाइलम। आपका कीप पोट क्लीन, क्लीन से हो जाएगा आपका क्लास। और अदरवाइज से क्या हो जाएगा? आपका ऑर्डर। फैमिली से क्या हो जाएगा? फैमिली। गोट से क्या हो जाएगा? जीनस। और आपका स्पीशीज से तो यहाँ पर सिक्स से क्या हो जाएगा? स्पीशीज। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, लेकिन चॉइस क्या रहेगी? आपकी रहेगी, आप कैसा करना चाह रहे हैं। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, मान लीजिए एग्जामिनर, दैट द ग्रुप ऑफ जीनस इज नोन एज फैमिली, एंड ग्रुप ऑफ फैमिली क्या हो बनती है आपकी? ऑर्डर, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्लास। तो यहाँ पर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगेन मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, कैटेगरी, टैक्सोन और टैक्सोन सब एक ही है। फिर इसके बाद टेबल को भी मेंशन करा है। सो ये टेबल आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। सो यहाँ से टेबल से आप ये मान कर चल सकते हैं कि अगर चैप्टर में क्वेश्चन बनता है तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। लीजिए कि ये टेबल क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल क्या है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो ऐसा करते हैं, जल्दी से एक बार इस टेबल को हम लोग देख लेते हैं
सो देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको कॉमन नेम दे रखा है। कॉमन नेम होगी जैसे मैन, और मैन का बायोलॉजिकल नेम हो गया होमो सेपियंस। जीनस है यहाँ पे होमो, फैमिली है होमनीडिया, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मेमेलिया, और यहाँ पर फाइलम है और डेटा। देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, मैन की बात कर रहे हैं, और मैन किस में आएंगे, एनिमल्स में आएंगे, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, फाइलम का यूज करेंगे। वहीं डिवीजन का हम किसके लिए यूज करते हैं, डिवीजन हम यूज करते हैं प्लांट के लिए। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई में आ गया मस्का डोमेस्टिका, जीनस है यहाँ पे मस्का, फैमिली है मस्केडिया, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा, और ये किसमें आएगा, ये आएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा में। इसके बाद है आपका मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डेशिया, ऑर्डर सेपेंडेल्स, क्लास डाइकोटिलिड डाइकोट, और यहाँ पर जो है क्या आएगा, ये हो जाएगा इसका डिवीजन यहाँ। ठीक है, तो प्लांट में क्या यूज करना है, डिवीजन यूज करना है। डिवीजन हो गया इसका एंजियोस्पर्मिया। फिर इसके बाद है वीट, साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिबियम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पॉल्स, क्लास हो जाएगी यहाँ पे मोनोकोट, और यहाँ पे अगेन ये क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा एंजियोस्पर्म। सो यहाँ आप इस टेबल क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे।